हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिजी क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 करने वाले हैं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बाकी के चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन बनाए हों वो एग्जाम बेसिस पे बनाए हों, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बनाए हों। जिस हिसाब से एग्जाम में पूछता है उसी हिसाब से ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 1 नंबर के होते हैं। और ये टोटल 10 पूछेंगे आपसे, यानी कि टोटल 10 नंबर के। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं। यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है? जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आपको एक लाइन में आंसर देना है। लॉर्ड एक्टन महोदय के अनुसार 1453 ईस्वी में माना जाता था। कब माना जाता था? 1453 ईस्वी में। दूसरा हम क्या पूछ रहा है? मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता था? मानवतावाद का जनक किसको कहा जाता था? पेट्रार्क को कहा जाता था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य क्या था? वो था सेंट पीटर का गिरजाघर। क्या था? सेंट पीटर का गिरजाघर। नंबर 4, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंची था। कौन था? लियोनार्डो दा विंची। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलेगा, तो इसको भी आप VBI समझ के ध्यान में रखना है। इटली में पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक कौन था? वो था डोनानेल्लो। नंबर 6, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। नंबर 7, न्यू टेस्टामेंट क्या है? जो न्यू टेस्टामेंट है वो बाइबिल का एक खंड है। क्या है? बाइबिल का एक खंड है जिसमें नोह के बारे में लिखा गया है। नंबर 8, प्रथम समुद्री पुस्तक कौन थी? प्रथम समुद्री पुस्तक बाइबिल थी। कौन सी थी? बाइबिल। मानवतावाद। नंबर 9, मानवतावादी सांस्कृतिक का अर्थ क्या है? मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। क्या अर्थ है मानवतावादी सांस्कृतिक का अर्थ? मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। नंबर 10, ऑन प्लेजर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लोरेंजो वल्ला ने। किसने लिखी थी? लोरेंजो वल्ला ने। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको पूछे जाएंगे 3 नंबर के। एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान रखना है। और इसमें मिनिमम 50 वर्ड आपको लिखने ही है। नंबर 1, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया था? तो देखिए 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में परिवर्तन का दौर चल रहा था। रोम और यूनानी भी इससे अछूता नहीं रहा। अब धीरे धीरे लोगों में रोम और यूनानी की सभ्यता को जानने की जिज्ञासा लगी। लोग धर्म, शिक्षा, समाज के प्रति अधिक जागरूक हो गए। नए नए व्यापारिक मार्ग सामने आए जिससे यूरोप तथा यूरोप के बाहरी खोजने की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिससे अनेक सांस्कृतिक समूह का पता चला, जिसने इन सभ्यताओं को के सभी सांस्कृतिक तत्वों को पुनर्जीवित कर दिया। नंबर 2, पुनर्जागरण के महत्व का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण का क्या करना है? महत्व उसका क्या है उसका वर्णन करना है। पुनर्जागरण काल में जहां एक यूरोप में मानवतावादी अवधारणा का उदय हुई, वहीं जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण की विकास हुई। अब लोग पारलौकिक सत्ता के स्थान पर लौकिक सत्ता में विश्वास रखने लगे। मानव जीवन की मध्ययुगीन अंधविश्वासों एवं संकीर्णताओं से स्वतंत्र हुआ तथा उसमें बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। वैचारिक स्वतंत्र को बल मिला। पुनर्जागरण काल के विभिन्न अनुसंधान, वैज्ञानिक उपलब्धियां, तर्क एवं प्रयोग आधारित चिंतन ने धर्म ग्रंथों के बाहर बहुत सारे व्यर्थ सिद्धांत एवं अवधारणाओं को नकार दिया। अतः पुनर्जागरण का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, ज्ञान, कला एवं विविध पहलुओं में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानवतावादी विचार के अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहर में क्यों हुआ?
देखो ये अपना इटली होगा, इटली शहर, तो ये सुधार लेना आप, क्या होगा, इटली। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इटली शहर में क्यों हुआ। 14वीं ईस्वी में तुर्कों द्वारा कंस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लेने के उपरांत कई यूनानी विद्वान, दार्शनिक, कलाकार इटली पहुंचे। इटली पहुंचने पर यूनानियों का सहृदय से स्वागत किया गया। यूनानियों ने अपने साहित्य, कला, ज्योतिष एवं अन्य ज्ञान का प्रसार इटली में किया। कई यूनानी ग्रंथों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप मानवतावादी विषय इटली में पढ़ाए जाने लगे। इस प्रकार से मानवतावादी विचारों का सर्वप्रथम अनुभव इटली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिकों एवं उनकी उपलब्धियों पर उल्लेख करें। देखो आधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक निम्नलिखित हैं, जैसे कि कोपरनिकस, इसने प्रमाणित किया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। कोपरनिकस ने क्या किया था, वो बताया कि सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है। पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उससे पहले किसी को पता नहीं था। उसके बाद आते हैं केपलर, इसने कोपरनिकस के कार्यों को आगे बढ़ाया। कोपरनिकस ने क्या बताया था हमें, सौरमंडल का सूर्य क्या है, सौरमंडल का एक केंद्र है। तो यहीं पर केपलर क्या किया, इसके जितने भी विचार थे उसको आगे बढ़ाया। इसने प्रतिपादित किया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर घूमते हैं। वो तो सिर्फ क्या बताया था कि पृथ्वी एक उपग्रह है ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन केपलर ने क्या बताया कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तथा किसी भी ग्रह की गति सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। उसकी जो गति है वो सूर्य से कितनी दूरी है उस पर निर्भर करती है। उसके बाद आते हैं हमारे गैलीलियो। गैलीलियो ने इसमें क्या बोला था, पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किया था। क्या किया था इसने, पेंडुलम वाली जो घड़ी थी उसकी आविष्कार किया। इसने दूरबीन का भी आविष्कार किया गैलीलियो ने। फिर आते हैं हमारे न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था, न्यूटन ने, कि गुरुत्वाकर्षण होते हैं, ये बताया था हमारे न्यूटन ने। फिर आते हैं विलियम हार्वे, जो रक्त परिसंचरण का तंत्र का खोज किया था। रक्त परिसंचरण का तंत्र का खोज किया था। नंबर 5, कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार विश्व इतिहास के प्रमुख घटना क्यों मानी जाती है। 1453 ईस्वी में कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के पुनर्जागरण में सहयोग किया। इसके कारण यूरोप का स्थल मार्ग से होने वाला पूर्वी व्यापार बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया, जिसने यूरोपवासी को जल मार्ग की खोज हेतु प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अमेरिका की खोज हुई। इसके साथ ही देखो अमेरिका की खोज कैसे हुई, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। कैसे हुआ, उसने सबसे पहले क्या किया था, यूरोप का जो स्थल मार्ग में होने वाले पूर्वी व्यापारी थे वो बंद हो गया, जिसने यूरोप वासी को जल मार्ग की खोज हेतु प्रेरित किया कि हमें जल मार्ग ढूंढना है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या मिला, हमें अमेरिका की खोज हुई। इसके साथ ही अनेक नए देशों की यूरोप में वासी परिचित हुई। कुस्तुंतुनिया ज्ञान, दर्शन और कला का महान केंद्र था। तुर्कों के आधिपत्य के कारण वहाँ के विद्वान, दार्शनिक और कलाकार यूरोपीय देशों की ओर पलायन कर गए। उनके इस नवीन ज्ञान का केंद्र इटली के विभिन्न शहर बन गए, जिसने पुनर्जागरण को एक नई शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान किया। देखो अभी क्या हो गया, हवाई जहाज हो गया तो लोग कोई भी देश उड़ के चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले गाड़ियों का साधन नहीं था तो पैदल लोग कितने दूर जाते हैं, या फिर घोड़े में सवार होके। तो उस कारण क्या होता था, एक देश दूसरे देश को पता ही नहीं रहता कि उधर भी लोग रहते हैं और उधर भी देश हैं। जो वर्ल्ड टूर में घूमते थे उन्हें पता चलता था। जो यहाँ से जब क्या हुआ, विकास हुआ कुछ गाड़ियों साधनों की, तब लोग इधर उधर जाने लगे। उसके बाद उन्हें पता चला कि और भी देश हैं। आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो आपके 5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे और टोटल 3 क्वेश्चन हमें बताना है। तीनों क्वेश्चन में हमें करना है एक एक करके। पहला क्या बोल रहा है, 17वीं शताब्दी के यूरोपीय विश्व के इस प्रकार भिन्न है। जो 17वीं शताब्दी था वो यूरोपीय को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा,
इसका एक सुचिंतित विवरण देना है। 17वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे देखो आंसर आपका जो है यहाँ से स्टार्ट है ना, तो यहाँ क्वेश्चन अपना समाप्त हो गया है। सबसे पहले क्या है, 17वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे पुनर्जागरण, आधुनिकरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति आदि ने यूरोप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। यदि यूरोपीय लोग 11वीं सदी के यूरोप के पश्चात सीधे 17वीं सदी के यूरोप को देखते हैं तो उसे पूरा का पूरा यूरोप भिन्न नजर आता या भिन्न निम्न परिवर्तन के कारण नजर आती है, और वो कारण क्या है वो हमें बताना है। तो पहला कारण क्या था, सृष्टि का नियंता पहले ईश्वर को माना जाता था। 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों खोज ने सृष्टि का नियंता प्रकृति को सिद्ध कर दिया। दूसरा कारण क्या था, 17वीं शताब्दी तक लोग मानने लगे कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एवं अपनी धुरी पर घूमती है। तीसरा कारण क्या था, भौगोलिक खोजों जिसमें खासकर अमेरिका और भारत की खोजों ने यूरोपीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन लिए। चौथा क्या कारण था, कला एवं साहित्य के विकास ने लोगों में एक ओर कलात्मक अभिरुचि पैदा की, दूसरी ओर मस्तिष्क की चिंतन व्यक्ति में वृद्धि हुई। इससे लोगों में जीवन एवं प्रकृति के प्रति अनुराग एवं उत्साह का वातावरण तैयार हुआ। नंबर 5, मानवतावाद की अवधारणा के विकास ने समाज में सामंजस्य की भावना पैदा की। इस विचारधारा ने अंडावरों एवं धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार किया। नंबर 6, यूरोप का व्यापारिक संबंध एशिया एवं अफ्रीका के साथ स्थापित हुआ। इसका लाभ यूरोपीय लोगों को हुआ। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें आप बिल्कुल हेडफोन लगा के आराम से इत्मीनान से सुने, वरना क्या है ऐसे क्वेश्चन जब आप देखते हैं या सुनते हैं तो आपको नींद आने लगेगी। तो बिल्कुल एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह इसे सुने ताकि क्या है आपको समझ में भी आए और याद भी रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? कारण, प्रभाव, महत्व, कारण वर्णन करें। तो देखो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर से जागना अथवा फिर से जन्म लेना। इसका अर्थ है कला एवं ज्ञान का पुनर्जन्म। क्या अर्थ है इसका, कला एवं ज्ञान का पुनर्जन्म, कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। थॉमस जॉनसन के अनुसार रेनेसां शब्द का प्रयोग इतिहासकार 14वीं शताब्दी में इटली में कला एवं बौद्धिक जागरण के संबंध में करते थे। सीमोंड के अनुसार रेनेसां एक ऐसा आंदोलन था जिसके फलस्वरूप पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन पद्धतियों को ग्रहण कर लेंगे। हमें इसके कारण भी बताने हैं। तो कारण का पहला कारण क्या है, धर्म युद्ध। ईसाइयों की पवित्र स्थल जेरूसलम को तुर्कों ने मुक्त कराने के लिए इनके बीच एक दीर्घकालीन धर्म युद्ध चला, जिसके कारण यूरोपवासी पूर्व के एशियाई देशों की सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आए। इससे उनकी बौद्धिक ज्ञान का काफ़ी विस्तार हुआ। अब ये चर्चा की प्रभाव से मुक्त होने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण संभव हो सका। नंबर 2 में आता है व्यापार का अभ्युदय। धर्म युद्ध के फलस्वरूप पूर्व एवं यूरोप के मध्य व्यापारिक प्रगति हुई। व्यापार के सिलसिले में व्यापारी विभिन्न देशों के आचार विचार एवं बौद्धिक ज्ञान से परिचित हुए। जब यूरोप वापस आए तो साथ में प्रगतिशील ज्ञान एवं विचारों को भी लाए। नंबर 3 में आता है कुस्तुनतुनिया की विजय। कुस्तुनतुनिया पर 3 विजय से पुनर्जागरण को बल मिला। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के कारण यूरोप का स्थल मार्ग होने वाला व्यापार बाधित हो गया, अतः यूरोपवासी नए मार्ग जल मार्ग की खोज की ओर अग्रसर हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की खोज हुई। तो ये बात हमने ऊपर भी पढ़े थे, है ना, और यहाँ पर भी उसी बात को हमने मेंशन किया है। यूरोपवासी नवीन देश से परिचित हुए। किस देश से? नवीन देश से।
कुस्तुनतुनिया ज्ञान, दर्शन एवं कला का एक महान केंद्र था। तुर्कों के आधिपत्य के कारण यहाँ के विद्वान दार्शनिक यूरोपीय देशों की ओर पलायन कर गए। इन विद्वानों के आगमन से इटली के प्रमुख नगर समृद्धि हुई, जिससे पुनर्जागरण को बल मिला। नंबर 4, छापाखाना का आविष्कार। कागज एवं छापेखाने का आविष्कार ने यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पुस्तकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई तथा पुस्तकें सस्ती हुई, अतः यह आम आदमी के पहुंच में आ गए, जिससे आम जनों को ज्ञान की वृद्धि हुई, जिससे यूरोप में बौद्धिक चेतना का सर्वाधिक विकास परिलक्षित होता है। अब आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 क्या है? स्कॉलास्टिक दर्शन का प्रभाव। स्कॉलास्टिक दर्शन के प्रचार से पुनर्जागरण को काफ़ी बल मिला। 13वीं शताब्दी में इस दर्शन का काफ़ी प्रचार हुआ। एवेलाई और थॉमस एक्विनास इसके प्रवक्ता थे। यह अरस्तु के तर्कशास्त्र और अगस्टाइन के तत्व ज्ञान पर आधारित थे। इसके अनुसार चर्च के धार्मिक सिद्धांतों को क्रमबद्ध किया गया और यूनानी दर्शन के कुछ सिद्धांतों के आधार पर एक संगठित वैज्ञानिक विचार पद्धति का निर्माण हुआ। 9 स्थापित विश्वविद्यालय पेरिस, ऑक्सफोर्ड तथा इटली के बोलोना ने इस आंदोलन को चलाया था। देखो 5 कारण काफ़ी हैं, है ना। और ये एक्स्ट्रा यदि आपके याद रहेगा इसलिए मैं लिख दिया। मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। मध्य एशिया में स्थापित मंगोल साम्राज्य के शासक कुबलाई खान का दरबार विद्वानों का केंद्र था। मंगोल के राज्यसभा में पोप के दूत, भारत के बौद्ध भिक्षु, पेरिस, इटली और चीन के दस्तकार, भारतीय गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य आदि मौजूद थे। प्रभाव एवं महत्व अब देखते हैं क्या है प्रभाव एवं महत्व। पुनर्जागरण से यूरोप में जहां एक और मानवतावादी अवधारणा का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण की विकास हुए। नंबर बी, मानव जीवन मध्ययुगीन अंधविश्वासों एवं संकीर्णताओं से स्वतंत्र हुआ और उसमें तर्क बुद्धिवाद का विकास हुआ। नंबर सी, वैचारिक स्वतंत्रता को पुनर्जागरण का आधार स्तंभ माना जाता है। नंबर डी, तर्क एवं बुद्धिवाद ने धार्मिक कर्मकांड की अवधारणा एवं परंपराओं पर करारा प्रहार किया। नंबर ई में क्या है? पुनर्जागरण का कालीन चित्रकारों, मूर्तिकारों एवं वास्तुकारों ने ऐसी शैलियों का विकसित की जिसमें मानव स्वतंत्रता की झलक दृष्टिगोचर होती थी। लैटिन भाषा के अधिकार को चुनौती दी गई और लोक भाषाओं का प्रसार हुआ। इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। तो इतना काफ़ी है। इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? यूरोप में आधुनिक युग के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। देखो यूरोप में यहाँ पर क्या कर देना है? यूरोप में आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभिक को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हैं। हालांकि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के विजय से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि सामंतवाद का पतन। आधुनिक युग की सर्वप्रमुख विशेषता सामंतवाद के पतन था। सामंतवादी व्यवस्था में कृषकों की स्थिति दयनीय थी। इस कारण कृषि विद्रोह समय समय पर होते रहते थे, लेकिन बारूद के आविष्कार ने सामंतों की शक्ति को छीन कर रख दिया। इससे राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। अब अपनी बढ़ी हुई शक्ति के आधार पर राजा ने सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर शक्तिशाली केंद्र शासन व्यवस्था की ओर शुरुआत की। नंबर 2, राष्ट्रीय राज्यों का
उत्थान, रोमन साम्राज्य का विघटन और शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता थी। 1450 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच पश्चिम यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसी शक्तिशाली राज्यतंत्र की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ सामंतवाद का पतन होने से पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। नंबर 3, राष्ट्रीयता की भावना का उदय। आधुनिक युग के आगमन से यूरोप में देशों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। सामंतवाद के पतन एवं राष्ट्रीय राज्य के उदय के कारण सत्ता का केंद्र राजा हो गए। अब राजतंत्र की स्थापना होने लगी, जिससे प्रजा के साथ राजा की सीधा संपर्क स्थापित हुआ। साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी संचार हुआ। नंबर 4, बौद्धिक विकास। मध्यकाल को अंधकार काल भी कहा जाता था। इस समय शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तर्क एवं बुद्धिवाद का अभाव था, लेकिन कस्तुनतुनिया के पतन से यूनानी विद्वान का आगमन यूरोप में हुआ। अब यूरोप के राज्य यूनानी विद्वानों के ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और मध्य युगीन कुरीतियाँ, धार्मिक विसंगतियाँ एवं अंधविश्वासों से बाहर निकलने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन ज्ञान का संचार हुआ तथा तर्क एवं बुद्धिवाद का उदय हुआ। नंबर 5, छापेखाना का आविष्कार। जर्मन में गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम छापेखाना का आविष्कार किया गया। इससे पुस्तक अधिक संख्या में छपी और सस्ती हो गई, जिससे यह आम जनता तक पहुंच गई। जब जनसाधारण में इन पुस्तकों की पढ़ने से ज्ञान का संचार हुआ और उनका बुद्धि विकास हुआ। नंबर 6, धार्मिक आंदोलन। शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार के कारण लोगों में तर्क एवं बुद्धिवाद का विकास हुआ, जिसके कारण अब जनता पोप के आदेशों एवं उपदेशों का आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी समय मार्टिन लूथर जैसे धर्म सुधारकों का उदय हुआ, जिसने पोप की सत्ता को चुनौती दी, जिसके कारण ईसाई धर्म में सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। नंबर 7, मानवतावाद का उदय। तो मानवतावाद का उदय कैसे हुआ था वो भी हमें बताना है। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से मानवतावाद प्रमुख है। इसके अंतर्गत मध्ययुगीय धार्मिक अंधविश्वासों, दैवीय मामलों एवं मोक्ष की प्राप्ति के स्थान पर मानव कल्याण एवं व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। नंबर 8, साम्राज्यवाद का उदय। भौगोलिक खोजों ने उपनिवेशवाद के विस्तार को बढ़ावा दिया। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, जिसका नाम अमेरिका रखा गया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इस प्रकार नए नए क्षेत्र की खोज होने लगी एवं वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद एक उदय ने यूरोप में उपनिवेशवाद को स्थापित करने की ही होड़ शुरू कर दी। नंबर 9, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता थी। अब व्यापार एवं उद्योग के विकास से शिक्षा के विकास को बल मिला, जिससे आर्थिक रूप से संपन्न एवं शिक्षित वर्ग का उदय हुआ और इस वर्ग ने राजनीतिक सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। नंबर 10, पूंजीवाद का जन्म। इसमें भी क्या हुआ था? पूंजीवाद का जन्म हुआ था। आधुनिक यूरोप में सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद का उदय हुआ। अगर आप चाहें तो इतने में ही आप समाप्त कर सकते हैं। पूंजीपतियों ने मजदूरों का अत्यधिक शोषण किया, जिसके कारण पूंजीपति और मजदूरों के बीच खाई काफी बढ़ गई। लेकिन पूंजीवाद ने यूरोप के विकास को एक नई दिशा दी। उपर्युक्त परिवर्तनों में यूरोप में आधुनिक युग का आगमन हुआ। यहाँ आधुनिकता ने धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।